हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हमारा ये बेसिकली है बायोडाइवर्सिटी पार्ट 2। सो आई होप यू पीपल आर रेडी फॉर द पार्ट 2 बायोडाइवर्सिटी एंड आई होप दैट you people have revised the part 1, but most importantly at least you've seen the part 1. Then only you will be able to understand the part 2 of the chapter बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, अभी इस सेशन में ना बच्चे सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में आई वांट टू डिस्कस विद यू पीपल इज दैट कि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी कैसी है। क्या बच्चे, इंडिया में बायोडाइवर्सिटी जो है वो किस तरह की है, उस सब के बारे में मैं आपके साथ में बात करने वाली हूँ। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इंडिया जो है बच्चे वो, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वो सिर्फ कितना एरिया कवर करता है, 2.4% लैंड एरिया इंडिया लेता है। पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट लैंड इंडिया ले रहा है, 2.4%। बट पूरे वर्ल्ड की इसके पास में बायोडाइवर्सिटी कितनी है, 8.1% बायोडाइवर्सिटी। कैन यू बिलीव इट? लैंड सिर्फ 2.4% and biodiversity it is 8.1%, 4 times this value, you know. Can you believe that? That is why we call is that is why we say कि India is rich in its biodiversity. That is the reason. Land कम है, land is only 2.4% of the whole world, but biodiversity is 8.1%. It is almost 4 times. मेरे को पता है यूजुअली लाइक बहुत कंफ्यूजन हुआ करती थी, अभी मैंने जुगाड़ कर लिया है। तो क्या मेरे को होती थी कंफ्यूजन, मेरे को ये तो याद रह जाता था यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, बट मेरे को ये नहीं याद आता था यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। तो मैंने ऐसा याद किया। मैंने कैसे याद किया, मैंने कहा पहले यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 8 लिखा, हमने बायोडाइवर्सिटी को हायर नंबर दिया। अब लैंड कहता है भाई पॉइंट के बाद बोला हायर नंबर मुझे चाहिए। लैंड बायोडाइवर्सिटी के साथ में लड़ पड़ते हैं, इनके आपस में धक्का मुक्की हो जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी कहता है चल ठीक है, तो दूसरा ले जा बड़ा वाला, मेरे को पहला मिल गया, कोई बात नहीं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि इसका बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे 8.4% समझ लेते हैं, यहाँ पे 2.1% समझ लेते हैं। नहीं बेटा, यहाँ पे 2.4% है, यहाँ पे 8.1% है। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ आया जी, आया जी, आया जी। अब देखो बेटा जी, आपको ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि रॉबर्ट मे वाली जो बात है, रॉबर्ट मे के हिसाब से, आप बताइए, मेरे को आप पढ़ के आए हैं लास्ट सेशन में, है ना? नहीं पढ़ कर आए फिर आपको जाना चाहिए यार बेटा, है ना? वीडियो है अपने चैनल पे, देखो उसको जाके, है ना? तो रॉबर्ट मे ने बोला था, वेट, ठीक है। तो रॉबर्ट मे के हिसाब से, रॉबर्ट मे जिनकी असम्पशंस हमें बहुत अच्छी लगी थी, उनके हिसाब से कितनी स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं। मतलब बेसिकली डिस्कवर तो चलो सबको पता है, कितनी स्पीशीज टोटल है रॉबर्ट मे के हिसाब से, पूरे वर्ल्ड में कितनी स्पीशीज है रॉबर्ट मे के हिसाब से? बताओ जल्दी से मेरे को, जल्दी बताओ, याद करो, नोट्स देखो। रॉबर्ट मे के हिसाब से 7 मिलियन स्पीशीज आर प्रेजेंट। ओ माई गॉड। कुछ लोग 20 मिलियन बोल रहे थे, बट रॉबर्ट मे का हमें ज्यादा सही लगता है क्योंकि इनकी असम्पशन सही थी। ठीक है, एंड हमें पता है कि 1.5 नियर अबाउट 1.5 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज जो है वो हमने डिस्कवर कर ली हैं। तो अगर हम इसका परसेंटेज निकालते हैं, मैंने निकाला नहीं है बट यस, आई एम ट्रस्टिंग योर एनसीईआरटी, ये 22% आता है। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय टोटल इनटू 100 इज 22%। दैट गोज ऑन टू शो दैट 22% स्पीशीज जो हैं दे आर डिस्कवर्ड। ऑलराइट, ओके, यहां तक क्लियर है क्या? हाँ, एंड यहां पर आपको ये बात समझनी है
कि ये 22%, दैट मीन्स ऑलमोस्ट कितनी हो गई, 5.5 मिलियन स्पीशीज they are yet to be discovered in the world. पूरे वर्ल्ड की बात चल रही है यहाँ पर। अब यहाँ तक क्लियर है क्या? ओके जी, फाइन जी, ओके जी, थैंक यू जी। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें, इंडिया की, जहां हम रहते हैं उसी की, तो इंडिया में प्लांट्स पता है कितने हैं? 1 लाख। कम है क्योंकि हम काटते जो रहते हैं। कभी तुमने लगाया है बाहर जाके कभी पेड़? हाँ हाँ, लगाया था। कभी ध्यान रखा है उसका? तुमने कहाँ रखा है ध्यान? तुम्हारा ध्यान रखे बस सारे। हाँ, तुम नहीं पेड़ का ध्यान रख सकते हो? कम से कम अपने बर्थडे पर एक पेड़ तो उगाया करो। उगाया करो इन द सेंस बोया करो एंड उसका केयर करा करो फुल ईयर तक, तभी वो आपके नेक्स्ट बर्थडे तक वो उगेगा, फिर एक और वो। तो एक भी अगर हर इंसान देखो, हर रोज बहुत लोगों का बर्थडे होता है। अगर लोग ऐसा भी कर लेना कि मैं अपने बर्थडे पर, मतलब जो साल में एक बार ही आता है, उस दिन मैं एक नेक काम तो जरूर करूंगा, नेचर को एक पेड़ दे दूंगा। और हमारी इतनी ज्यादा वो है, पॉपुलेशन है कि अगर हाँ सच में ऐसा लोग करने लगे ना, तो ग्रीनरी बढ़ जाएगी हमारे देश में। लोग बस अपनी फैक्ट्रीज बनाने के लिए बस पेड़ को धड़ाधड़ काट रहे हैं। व्हेन देयर वाज अ कोरोना ना, तो तब सब लोग जैसे लॉकडाउन में थे, सब अंदर थे, एट दैट टाइम नेचर वाज फ्लरिशिंग सो मच, बिकॉज उसे डिस्ट्रॉय करने वाला कोई नहीं था। डिस्ट्रॉय करने वाले तो घरों में घुसे हुए थे। तो उस टाइम पे नेचर वाज फ्लरिशिंग अ लॉट, एयर वाज वेरी प्योर। बट देन अगेन द ह्यूमंस केम आउट, हमें डेवलप करना है, लाइक वी से दैट you know this country is developed, take it any country, but there are chances the countries that are developed, you will learn about that in environmental issues, I'm वैसे discussing with you। जो countries ज्यादा developed होती है ना, उनके रहने वाले लोगों को ना, सबसे जो फ्री चीज होती है ना, वो भी नहीं उनको मिल सकती। पूछो क्या? फ्रेश ऑक्सीजन लाइक प्योर ऑक्सीजन, प्योर इन द सेंस साफ हवा। उनको साफ हवा जो कि फ्री है। फैक्ट्री में तो सब पैसे से होता है ना, पैसे देते हो, फैक्ट्री का सामान आप खरीदते हो, बट वो पैसे के चक्कर में क्या आप सोच रहे हो आपसे एक फ्री चीज छीन ली गई है? एंड फ्री चीज तो हमें बहुत प्यारी होती है, तो व्हाई नॉट दिस एयर, है ना? किसी पैसे देकर खरीदने की चीज को आप बढ़ावा दे रहे हो पेड़ काट कर, बट जो आपको वो पेड़ वहां पे लगे हुए थे, दे वर गिविंग यू समथिंग फॉर फ्री। एंड अगर वो पेड़ आपको वो चीज देना बंद कर दें, तो आपकी फैक्ट्रीज किसे काम की नहीं है? क्यों? बिकॉज अगर वो हवा ही देना बंद कर देंगे तो सांस ही नहीं आएगी, तो बचेंगे कैसे ह्यूमंस? अगर ह्यूमंस ही नहीं बचेंगे तो फैक्ट्रीज का हम क्या करेंगे? तो आई थिंक डेवलपमेंट वो ऐसा करते हैं, एनवायरमेंटल इशू में बोलते हैं कि डेवलपमेंट, और हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी डेवलपमेंट भी सही चले और हमारा इन्वायरमेंट भी सही चले। बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना? लाइक किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आई थिंक हमारी ऑप्शन जो है, प्रायोरिटी जो है, वो नेचर होनी चाहिए। बिकॉज अगर फैक्ट्रीज बन जाएंगी हर जगह पर एंड नेचर बचेगी नहीं, एंड लोगों को भी वहीं पर ही फैक्ट्री बनानी होती है जहाँ पे पेड़ होते हैं, उनको काट पीट के वहाँ पे अपनी फैक्ट्री बना लेते हैं। अगर हम पेड़ों को ही हटा देंगे, तो अगर हम ही नहीं बचेंगे तो फिर फैक्ट्रीज का हम क्या करेंगे? आई थिंक आपके आसपास कोई भी जगह है जहाँ पे इट्स लाइक कि हम यहाँ पेड़ उगा सकते हैं, तो अगर आप जाएंगे, साल में एक दिन भी जाएंगे, बट कंडीशन इज दैट कि उस इंसान को उस प्लांट का केयर करना पड़ेगा। इसी बहाने तुम लोग थोड़ा नेचर के साथ इंटरेक्ट करोगे, है ना? जितना हम नेचर के साथ में इंटरेक्ट करते हैं उतने ही हम चुस्त रहते हैं, है ना? चुस्त समझते हो, हेल्दी रहते हैं, है ना? एक्टिव रहते हैं। चुस्त मीन्स एक्टिव रहते हैं, है ना? तो इट्स गुड, यू शुड बी डूइंग दैट, है ना? यू शुड बी डूइंग दैट। अब मुझे पता तुम लोग सुनोगे और इग्नोर कर दोगे, जो कि एक इररिस्पॉन्सिबल चीज हो जाती है ना? इररिस्पॉन्सिबल चीज हो जाती है। चलिए, अभी ना आपकी एनसीईआरटी में बात होती है कि पैटर्न है क्या कोई बायोडाइवर्सिटी में? है क्या कोई पैटर्न?
तो यस, देयर इज अ पैटर्न इन बायोडाइवर्सिटी। कैसा पैटर्न है, मतलब क्या ऐसा कोई रेगुलर वाला दिख रहा है क्या? हाँ जी, दिख रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न ये है कि बच्चे, जब हम, ये इक्वेटर है जहां पर सन की लाइट बहुत ज्यादा आती है, तो पैटर्न क्या है कि जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो घटती है, यहां पर भी और यहां पर भी। बायोडाइवर्सिटी इज डिक्रीजिंग। इक्वेटर से जब हम इक्वेटर से जब हम दूर जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारी डिक्रीज करती है, घटती है। इक्वेटर से जब हम पोल्स पे मूव करते हैं, इक्वेटर से जब हम पोल्स पे मूव करते हैं तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो क्या करती है मेरे बच्चे? डिक्रीज करती है, घटती है। समझ में आया आपको इतनी बात? घटती है। इक्वेटर से पोल तक जाने पर बायोडाइवर्सिटी जो है घटती है। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स दे रखी हैं। पहली एग्जाम्पल दे रखी है कि कोलंबिया जो कि इक्वेटर के पास है, न्यूयॉर्क जो कि इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर है, एंड ग्रीनलैंड जो कि इक्वेटर से और न्यूयॉर्क दोनों से ऊपर है। ये बेसिकली इक्वेटर पर है, जो ऐसे हम बनाते हैं ना बच्चे। तो यहाँ पर हमारे पास में जो इक्वेटर होता है उसे हम बोलते हैं 0 डिग्री। फिर हम यहाँ पे जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है तो हम बोलते हैं 23.5 डिग्री। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे कुछ ऊपर होगा तो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल हम इसे बोल रहे हैं 71 डिग्री, और यहाँ पर हम जब नीचे जाते हैं तो हम बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ। थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल 71 डिग्री साउथ। तो यहाँ से 0 डिग्री पर जो है, 0 डिग्री पर जहाँ पे कोलंबिया होता है इक्वेटर पर, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा हाई है। मैंने आपको भी बताया, इसका कारण भी पढ़ेंगे अभी हम। फिर जब हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो हमें मिलता है बच्चे न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है वो बेसिकली, आपको आइडिया लग गया ना, एग्जैक्ट पोजीशंस नहीं अपने को जाननी है। 41 डिग्री नॉर्थ है, मतलब इक्वेटर से काफी ऊपर है, इवन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी काफी ऊपर है। ये जो है ये तो और भी ऊपर है, 71 डिग्री नॉर्थ पे है। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते रहते हैं तो क्या होता है बच्चे? बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज होने लगती है। बायोडाइवर्सिटी क्या करने लगती है? इट कीप्स डिक्रीजिंग। समझ में आ रही है आपको ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने आपको बातों बातों में। ठीक है, सीएनजी गैस। बट ये सीएनजी रिलेट कैसे होगा ना, आपको याद ही रखना पड़ेगा। आपको सीएनजी याद है, बट सीएनजी कहाँ पर अप्लाइड है वो तो याद नहीं है ना। वो तो ठीक है, मैंने सीएनजी उठा लिया तो ठीक है, बट याद कैसे रखेंगे? हम्म हम्म एक कोलू नाम का बच्चा था, उसने नया नया अपने घर के बाहर एक हरा सा लैंड बनाया। दे ऑल आर रबिश ना। यू टेल मी समथिंग इन द कमेंट सेक्शन, जिससे हम ये भी याद रख पाए कि इनका सीक्वेंस कैसा है, और हम ये भी याद रख पाए कि ये इनका बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न का ऑर्डर है ना। ये चीज भी तो याद होनी चाहिए। अकेला सीएनजी याद देगा, ये याद ही नहीं रहा सीएनजी लिखना का है। बोथ थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट ना यार। आई विल ऑल्सो थिंक समथिंग फॉर यू, यू ऑल्सो थिंक समथिंग फॉर मी, है ना। मुझे तो वैसे ऐसे ही याद है, बट स्टिल नंबर्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, नंबर्स से क्वेश्चन नहीं आता है। फिर भी अगर तुम्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है तो तुम कर सकते हो यार, बट इतना ज्यादा चांसेस नहीं है। बट इफ यू लाइक, या मुझे ना, इफ यू आर लाइक यार मुझे तो फर्स्ट रैंक लाना है, तो फिर कर लो नंबर की। अगर वर्स्ट केसेस में अगर नंबर आ जाते तो तुम वो भी सॉल्व कर पाओगे, तो तुम्हारे 4 मार्क्स नहीं जाएंगे। बट देखो, प्रैक्टिकली अगर आप नंबर्स को याद करने बैठोगे ना तो आपको बहुत टाइम भी लग जाएगा, एंड आपको याद करने में भी डिफिकल्टी होगी, एंड ज़्यादा टाइम के लिए जो है बच्चे वो याद भी नहीं रहेंगे, है ना। तो ठीक है, कभी फुर्सत में बैठ के याद कर लेना, टाइम मिले तो। वैसे ज़रूरी नहीं है, सबके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सही बात बताऊं तो मुझे भी याद नहीं है नंबर्स, बिकॉज होता ही नहीं, उसमें से कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कम ही आते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट से ज़्यादा आते हैं। ओके,
ओके मैम, मान लेते हैं आपकी बात भी हम। ऑल टीचर्स विल से यू द सेम थिंग ओनली बच्चे। चलिए अब देखो, अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के पास में बायोडाइवर्सिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया के पास में बायोडाइवर्सिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो भी इक्वेटर के पास है। इक्वेटर पे नहीं है, इक्वेटर पे नहीं है, बट इक्वेटर के पास तो है एटलीस्ट, इसीलिए इंडिया पर भी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है ना। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मैम आपने तो बोला था इंडिया पे हाईएस्ट है, बट इंडिया तो इक्वेटर के पास है भी नहीं, तो हाईएस्ट तो नहीं है। बट मैंने ऐसा नहीं बोला था हाईएस्ट है, मैंने बोला था कि हाँ उसमें बायोडाइवर्सिटी अच्छी खासी है, बट हाईएस्ट है ये नहीं बोला था। हाईएस्ट तो वहीं पर ही होगी जो जगह इक्वेटर पर होगी, ठीक है। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी हमेशा उसी एरिया पर होती है जो कि इक्वेटर पर होता है। समझ में आया? बट इंडिया की, यस इट इज बायोडाइवर्सिटी रिच। तो इंडिया जो है वो भी इक्वेटर के आसपास ही है, तो इसीलिए इंडिया की भी बायोडाइवर्सिटी रिच है। कारण अभी सीखते हैं। फिर ये हमारे अमेज़न फॉरेस्ट, कोलंबिया की तरह, कोलंबिया की तरह ये भी इक्वेटर पर लोकेटेड है। यहाँ पर भी लार्ज अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पर है। एंड अमेज़न फॉरेस्ट का तो सबने नाम सुना है, बट द वर्स्ट थिंग नाउ इज दैट कि अमेज़न फॉरेस्ट से भी बहुत सारे पेड़ जो हैं वो काट दिए गए हैं, एंड काटे जा रहे हैं। कितनी गलत बात है यार, कितनी गलत बात है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू गो प्लांट अ ट्री एंड नॉट जस्ट प्लांट इट जस्ट टू पुट द पिक्स ऑन दी इंस्टाग्राम, ओके, और फेसबुक और एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट यू यूज। सिर्फ उस पर पिक्स डालने के लिए आप उस प्लांट को मत वहाँ पे सीड करो। या तो ऐसा करो ना, जब प्लांट करो तब एक फोटो खींच लो, ठीक है, फोटो डाल दो अपनी। अब रोज उसको जाके उसको केयर करो, उसमें खाद डालो, उसमें पानी डालो, है ना, फिर उसकी फोटो खींच के रोज डालो, रोज रोज। जब लोग आपकी वो फोटो 365 दिन देखेंगे ना, 365 days दे विल सी दैट पिक, तो सम ऑफ देम विल डेफिनेटली गेट इंस्पायर्ड, है ना। सम ऑफ देम, एंड डू मेंशन प्लांट, नॉट जस्ट प्लांट ए ट्री बट ऑल्सो टेक केयर ऑफ इट, है ना। एंड इवन इफ वन every person on this planet, even if all of them don't plant, because I'm sure all of them won't, but even 50% of them plant, and you please become the part of that 50%, of earth is going to be green. एंड ऐसा समझो कि मैं वो पेड़ जो है वो मेरे ऑक्सीजन के लिए है ना, तो ये तो आपकी थोड़ा अच्छे से आप कर पाओगे इसकी केयर, है ना। तो स्प्रेड दिस मैसेज, यू शुड बी प्लांटिंग, बिकॉज अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो टाइम दूर नहीं है जब ह्यूमंस खत्म हो जाएंगे। देखो धरती खत्म होने जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, धरती खत्म नहीं होने वाली है, सिर्फ ह्यूमंस खत्म होंगे, धरती खत्म नहीं होगी, ट्रस्ट में। बिकॉज ह्यूमंस, देखो नेचर उस स्पीशी को अपने पास रखना पसंद नहीं करता है जो उसके नेचुरल चीज़ों में इंटरवेंशन करे। तो आई थिंक इट्स अ हाई टाइम नाउ जो हमने अपनी आदतों को सुधार लेना चाहिए। और चलो अगर हम काटने वालों को नहीं रोक सकते हैं तो हम एटलीस्ट उसको बो तो सकते हैं ना, सीड तो कर सकते हैं ना, है ना। वी कैन प्लांट अ ट्री एंड नॉट जस्ट प्लांट इट बट ऑल्सो टेक केयर इट, बिकॉज प्लांट करने का कोई फायदा नहीं है अगर आप उससे थोड़ी केयर नहीं कर रहे हो। थोड़ी सी केयर करो, थोड़ा सा उसको हाइट तक पहुंचने दो, उसके बाद में तो वो खुद ही मेंटेन हो जाएगा, है ना। मतलब आपको केयर जिंदगी भर थोड़ी करनी है, कुछ 1-2 साल के लिए करनी होगी, 1-2 साल के लिए करनी पड़ेगी आपको उसकी केयर, है ना। कोई ऐसा प्लांट लगा दो जो कि जल्दी ग्रो करता हो, तो आपको थोड़े कम टाइम पीरियड के लिए उसकी केयर करनी पड़ेगी, है ना। फिर आपने जब उसकी केयर कर दी तो जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद में तो वो खुद ही ग्रो कर जाएगा ना बच्चे। चलो कोई बात नहीं। अब हम कारण पढ़ते हैं कि इक्वेटर पर बायोडाइवर्सिटी रिच क्यों होती है। हेडिंग लगा लेना, वाई इक्वेटर हैज अ रिच बायोडाइवर्सिटी। बेटा पहली बात ना इसकी मैं आपको समझाती हूँ, है ना, आप समझना। फर्स्ट पॉइंट, एक्चुअल में होता क्या है, होता क्या है, जैसी कोई स्पीशी आई इक्वेटर पे वही स्पीशीज आएंगी जो गर्मी में रहना पसंद करते, क्योंकि इक्वेटर पर ना बच्चे
बहुत अच्छा सन का सोर्स होता है, ठीक है, बहुत अच्छा सन का सोर्स होता है, ठीक है। ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस वजह से एक तो इक्वेटर पर वो स्पीशीज आएंगी जो कि वहां पर सॉर्ट ऑफ जो है इक्वेटर पर अच्छे से रह पाती हूँ, बिकॉज उनको हाई टेम्परेचर में रहने की आदत हो, ठीक है। तो अगर उनके आसपास जैसे अगर कोई स्पीशी है, एक पर्टिकुलर स्पीशी है, टेक फॉर एग्जांपल इंसेक्ट, हमारे पास में फॉर एग्जांपल 100 इंसेक्ट थे, इनमें से 50 जो है ये कुछ और खाने लगे, और ये जो 50 है ये कुछ और खाने लगे। दे वर मेंट टू ईट दिस, बट इन्होंने ये भी खाना शुरू कर दिया। दिस इज समथिंग डिफरेंट विच दे यूजुअली डोंट ईट। तो यहां पे वो अपना एवोल्यूशन करेंगे, एंड विद द कोर्स ऑफ टाइम डिफरेंट स्पीशी बन जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको एवोल्यूशन के फर्स्ट लेक्चर में समझाया, ये अच्छा एग्जांपल नहीं है बिकॉज मैं अच्छे से समझा नहीं पाई आपको, अभी मैंने पढ़ाना है एवोल्यूशन में वो आपको टॉपिक, बट ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। वहाँ पर ना फिंचेस होती हैं, फिंचेस जो थी ना वो पहले हमारे पास में ना सारी फिंचेस ही थी, एंड दे वर ओनली ईटिंग सीड्स, जो ऐसे उनको लैंड पे सीड मिल रहे थे वो खा लेती थी। बट फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर ना फिंचेस जो है ना वो किसी कुछ फिंचेस जो है वो यहाँ पर पहले सारे रहती थी, एक्चुअली गैलापेगो आइलैंड्स थे, बहुत सारे यहाँ पे आइलैंड्स थे, ठीक है। हुआ क्या कि यहाँ से कुछ फिंचेस जो है वो उड़कर इस आइलैंड पे चले गए। अब इस आइलैंड पे क्या था, यहाँ पर थी कैक्टस, कैक्टस के सीड्स इन्होंने खाने स्टार्ट कर दिए। अब इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे समझने वाली ये है कि कैक्टस के सीड्स सिर्फ वही फिंचेस खा पा रही थी जिनकी बीक्स थोड़ी लंबी थी। तो यहाँ पर सिर्फ वही फिंचेस, यहाँ पर भी उनकी बीक लंबी थी, बट यहाँ पे बीक लंबी होने का कोई फायदा नहीं था। जब वो यहाँ पे मूव कर गई तो उनकी बीक जो थी वो लंबी थी, एंड उसका हमें फायदा भी हुआ, ठीक है, फायदा भी हुआ। और बाकी की जो फिंचेस थी जो यहाँ पे भागी भागी आ गई थी, बट उनकी बीक छोटी सी थी, वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाई, वो खत्म हो गई। तो अब यहाँ पर सिर्फ वही वही फिंचेस हैं जिनकी बीक लंबी है। अब धीरे धीरे हुआ क्या, जब ये गई थी तब तो ये फिंच ही थी, बट फिर आफ्टर सेवरल ईयर्स व्हाट वी ऑब्जर्व्ड कि पहले यहाँ पर ये भी फिंच थी, ये भी फिंच थी, अब ये एक डिफरेंट स्पीशी बन चुकी है। इसने अपना इसने अपने आप को और बेटर अडेप्ट कर लिया कैक्टस के सीड्स खाने के लिए। पहले उसके पास में सिर्फ लंबी बीक थी, अब उसने और भी बहुत कुछ कर लिया, उसमें बहुत सारी म्यूटेशंस हो गई हैं, बहुत सारी अडेप्टेशंस हो गई हैं उसके अंदर, जिससे वो एक डिफरेंट स्पीशी बन गई थी। अब ये कैसे हुआ, डिफरेंट स्पीशी कैसे बन गई, ये आप पढ़ोगे एवोल्यूशन के स्पीशिएशन वाले टॉपिक में। इसमें अभी दिमाग मत लगाना कि फिंच गई थी तो ये नई स्पीशी कैसे बन गई, वो नेचर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब अगर आप सोचो, जब ये फिंचेस यहाँ पर गए एंड उसी टाइम पर बाढ़ आ जाती है ना, बाढ़ आ जाती या फिर है ना बाढ़ आ जाती, क्योंकि वो आइलैंड पे थे तो यहाँ पे बाढ़ आ जाती, अगर बाढ़ आ जाती तो क्या होता है, ये फिंचेस डूब जाते, डूब जाते, मतलब डूब जाते हैं, जैसे मतलब खत्म हो जाता है ना, इतना ज्यादा एकदम से पानी आ जाएगा तो दे विल डाई। तो वो फिंचेस कभी क्या न्यू स्पीशीज बना पाते, नहीं बना पाते, बट बिकॉज यहाँ पर कंडीशंस जो थी वो स्टेबल थी, वहां पर वाटर उनके ऊपर आके नहीं बैठा है, ये डूबे नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, इसीलिए तो ये अपनी नई स्पीशी बना पाए। क्योंकि स्पीशी बनाने में कोई 1-2 मिनट का काम नहीं है, इट्स नॉट लाइक अ 2 मिनट्स मैगी, है ना, प्रमोशन वीडियो नहीं है। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि 2 मिनट मैगी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है यहाँ पे, ना ही 24 घंटे वाला कॉन्सेप्ट है। इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू डेवलप अ न्यू स्पीशी, बिकॉज म्यूटेशन बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत धीरे धीरे होता है म्यूटेशन, ठीक है। अगर ये म्यूटेशन इनकी हुई ना होती एंड तो ये नई स्पीशीज कभी बन ही नहीं पाती, अगर यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस हो जाती, यहाँ पे पानी आ जाते, यहाँ पे खाने के लिए कुछ ना बचता, तो ये कभी एवोल्यूट कर ही नहीं पाती, ये मर जाती वैसी, बिना एवोल्यूशन के नई स्पीशीज बन ही नहीं पाती। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि स्पीशिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कि स्पीशीज नहीं तभी बन पाएंगी अगर टाइम दिया जाएगा उनको, ठीक है। तो बेसिकली इक्वेटर पर अगर कोई स्पीशी आती है
तो उसे टाइम दिया जाता है नई स्पीशी बनाने के लिए। ठीक है, वो अपने आप को एवोल्यूशन कर कर नई स्पीशीज बनाने के केपेबल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है। वही अगर आप पोलर एरियाज में चले जाते हो या कोल्डर कंडीशंस में चले जाते हो, वहां पर यूजुअली क्या होता है, बर्फ होती है ना, बर्फ होती है, आइस होती है, वहां पे स्नोफॉल होती रहती है, तो वहाँ पे आइस जम जाती है हर जगह पर। तो अगर थोड़ा सा टेम्परेचर में वेरिएशन आया, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हुआ, तो ये पानी सारा पिघल जाता है एंड वहाँ पे फ्लड आ जाता है। तो वहाँ पे वो स्पीशीज के डिस्टर्बेंस हो रही है, उनको एक शांत इन्वायरमेंट मिल ही नहीं रहा, डिस्टर्बेंसेस ही बहुत है। कैसी डिस्टर्बेंसेस है? ग्लेसिएशन वाली डिस्टर्बेंसेस है, मतलब बर्फ का पिघलना। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर बच्चे ये है कि अगर हम इक्वेटर पर रहते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि गर्मियों में टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है या 30 ले लो, और सर्दियों में जो टेम्परेचर है वो एकदम -5 में चला गया। नो, अगर गर्मियों में इट इज 30, तो सर्दियों में इट्स गोइंग टू बी 24-25। इक्वेटर पर इट्स लाइक दैट। बट वेन यू गो टू अपर रीजन्स, तो अगर वहां पे अपर रीजन्स में क्या होता है, जो ट्रॉपिकल के ऊपर हो जाते हैं, वहां पर क्या होने लगता है कि अगर सर्दियों में टेम्परेचर जीरो है, जीरो है तो या ऐसे मान लो गर्मियों में अगर टेम्परेचर 30 है, तो सर्दियों में 0 हो जाता है, 5 हो जाता है, 4 हो जाता है, बहुत वेरिएशन आ जाती है। तो अब जो ऑर्गेनिज्म ये सोच कर आई थी कि यार मैं तो गर्मी में रहूंगी, तो इक्वेटर पे रहना स्टार्ट हो गई। अब गर्मियों में वो आई थी, अब एकदम से अगर सर्दी हो जाएगी, विंटर सीजन आ जाएगा, तो ये स्पीशी तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। अगर कर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। बेसिकली ऐसे ऐसा ना बोलो कि यार वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी अगर टेम्परेचर जो है चेंज हो जाएगा, बट बहुत कम स्पीशीज सर्वाइव कर पाएंगी, है ना, क्योंकि हो सकता है कुछ स्पीशीज जो है वो अडेप्ट कर जाए, बट मोस्टली स्पीशीज दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव, है ना, मोस्टली तो नहीं कर पाएंगी ना सर्वाइव। बहुत कम स्पीशीज जिनके अंदर ऐसा कुछ कैपेबिलिटी है उस तरह के इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने का, वही सर्वाइव कर पाएंगी एंड वही फिर आगे बढ़ पाएंगी। बट जिनके पास में नहीं है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एंड यूजुअली तो नहीं होगा ना, हर में थोड़ी म्यूटेशंस होती हैं। तो बेसिकली आई वांट टू से यू इज दैट कि डिस्टर्बेंसेस नहीं होनी, जिससे आपके अगर आसपास ढोल बज रहे हो, है ना, ठक ठक हो रही हो, कितना डिस्टर्बेंस होता है, कितना गुस्सा आता है ना, कि इनको सब कुछ अभी करना है। तो यू ऑल्सो वांट कि आपको कोई पढ़ते वक्त डिस्टर्ब ना करे, है ना। और अगर इन स्पीशीज को स्पीशिएशन करते वक्त, अपनी स्पीशीज बनाने वक्त अगर इनको कोई डिस्टर्ब करेगा, तो ये मर जाएंगी, अपना दम तोड़ देंगी। बहुत कम स्पीशीज ऐसी होंगी जो अपना दम नहीं तोड़ेंगी एंड दे विल सर्वाइव एंड दे विल इवॉल्व इनटू अ न्यू स्पीशी। बहुत कम स्पीशीज ऐसी होंगी। बट इक्वेटर पर क्योंकि कंडीशन स्टेबल है, वहां पर कोई इतनी ज्यादा सीजनल वेरिएशन भी नहीं है, तो स्पीशीज जो है वो अच्छे से रह पाती हैं। एंड उसके साथ साथ एक तीसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, इक्वेटर पे क्योंकि सनलाइट बहुत आती है, तो सनलाइट ज्यादा आने की वजह से जो प्लांट्स होते हैं उनकी फोटोसिंथेसिस बहुत बढ़िया होती है। एंड जब उनकी फोटोसिंथेसिस बढ़िया होती है तो खाना बहुत मिलता है, मतलब हर्बीवोर्स जो हैं वो प्लांट्स खाएंगे और उनको बहुत सारा खाने को मिल रहा है। हर्बीवोर्स को खाने की कोई कमी नहीं हो रही है ना, क्योंकि खुला खाना बन रहा है, क्योंकि सनलाइट बहुत ज्यादा है। अगर सनलाइट ना होती तो खाने की कमी जो है वो हो जाती, अगर सनलाइट ना होती तो खाने की कमी जो है वो हमें महसूस होने लगती है। अब क्योंकि सन वहां पे इनफ है, मतलब सन की लाइट वहां पर इनफ है, तो फोटोसिंथेसिस बहुत बढ़िया चल रही है वहां पर। फोटोसिंथेसिस जो है मेरे बच्चे बहुत ही ज्यादा बढ़िया चल रही है। एंड फोटोसिंथेसिस बढ़िया चल रही है तो हर्बीवोर अच्छे से खाएंगे एंड हर्बीवोर खा खा के अपना नंबर बढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि रिप्रोडक्शन करने के लिए खाना जरूरी होता है, रिसोर्सेज जरूरी होते हैं। तो जब उनको इनफ रिसोर्सेज मिलेंगे तो वो अच्छे से रिप्रोडक्शन भी करेंगे एंड जब वो अच्छे से रिप्रोडक्शन करेंगे तो इनको खाने वाले जो कार्निवोर्स हैं उनको भी हर्बीवोर्स ज्यादा मिलेंगे खाने के लिए, तो उनका भी नंबर इवेंचुअली बढ़ेगा। फिर कार्निवोर है, मतलब जो भी है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, सबका नंबर बढ़ेगा ना फिर इवेंचुअली। अगर सन ज्यादा है तो प्लांट का नंबर बढ़ेगा, तो सबका नंबर बढ़ेगा। समझ आया बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? हाँ, अभी एक बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि मैम देखो, हम बोलते हैं कि अगर सीजन चेंज हो रहा है तो वहां पे कुछ स्पीशीज तो सर्वाइव करेंगी ना, तो हाँ बेटा वो करेंगी सर्वाइव, वो सर्वाइव करेंगी। कुछ स्पीशीज विल डेफिनेटली सर्वाइव एंड दे विल डेफिनेटली इवॉल्व इनटू अ न्यू स्पीशीज, बट यूजुअली तो स्पीशीज नहीं सर्वाइव करेंगी ना बेटा। ठीक है, चलिए हम लिख लेते हैं एक बारी।
पहला पॉइंट है कि लीस्ट डिस्टर्बेंसेस होनी चाहिए। इक्वेटर पे क्या हो जाता है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, उसका पॉइंट है इक्वेटर वॉज लीस्ट डिस्टर्ब्ड बाय ग्लेशिएशन। ग्लेशिएशन का मतलब होता है बच्चे बर्फ का पिघलना, जो कि इक्वेटर पर नहीं होता है, पोलर एरियाज में होता है। ठीक है, तो आप मेरे से पूछो कि मैम फिर टेम्परेट में तो रह ही सकते हैं ना, उसका भी कारण बताते हैं बेटा, खड़ जो। तो आपको ये समझना चाहिए कि ऐसा क्या हो जाता है, बिकॉज स्पीशीज को बनाने के लिए फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज, या फिर आप इसे स्पीशिएशन भी बोल सकते हैं, ये क्या है बच्चे, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब ये होने के लिए चाहिए टाइम। तो मैम इनको टाइम क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि बेटा रास्ते में डिस्टर्बेंस हो जा रही है, ग्लेशिएशन हो गया, पानी पिघल गया, वो मर गए डूब के, है ना। तो स्पीशिएशन को चाहिए टाइम, अगर टाइम नहीं मिलेगा तो नई स्पीशीज नहीं बन पाएंगी, अगर नई स्पीशीज नहीं बन पाएंगी तो बायोडाइवर्सिटी भी रिच नहीं होगी। तो ये तो हो गया पोल पे ज्यादा स्पीशीज ना होने का कारण। अब मैं आपको बताती हूँ कि टेम्परेट पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा। टेम्परेट पे तो स्पीशीज ज्यादा हो सकती थी ना, वहां पे तो ग्लेशिएशन वहां होती है बट उतनी नहीं होती जितनी पोल्स पे होती है, बट वहां पर सीजनल वेरिएशन बहुत होती है। ठीक है, एक गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा और सर्दियों में बहुत कम, मतलब डिफरेंसेस बहुत तगड़े हो जाते हैं। बट इक्वेटर पे कंटिन्यूअसली सनलाइट आती है, तो इक्वेटर जो है वो लीस्ट सीजनल